नमस्कार दोस्तों, विमर्श के आज के अंक में आपका स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में परिसीमन की मार शायद आपको अभी दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन नेताओं को दिखाई दे रही है। और अगर चूरू की चौसर को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ हमें वो चीज दिखाई देती है जो आम जनता को शायद अभी कम दिखाई दे रही है। परिसीमन। देश की संसद में अभी परिसीमन का बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति में एक बात होती है, नेताओं को आने वाले वक्त का अंदाजा आम जनता से थोड़ा पहले हो जाता है। आज नहीं तो कल परिसीमन तो होगा, और इसी वजह से नेताओं ने महीनों पहले से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब सवाल यह है कि चूरू की राजनीति में तैयारियां कहां दिखाई दे रही हैं? कौन सा नेता किस इलाके में जा रहा है, किस इलाके की बात कर रहा है, किस इलाके के लोगों के बीच अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल है, अगर परिसीमन हुआ तो चूरू का राजनीतिक नक्शा किस तरह बदलेगा? यही वो चौसर है जिस पर अभी मोहरे दिखाई तो कम दे रहे हैं, लेकिन चालें चलनी शुरू हो चुकी है। चूरू के अभी सांसद हैं श्रीमान राहुल जी कस्वां। राहुल कस्वां 2014 और 19 में भाजपा के टिकट पर चूरू से सांसद बने। 24 में कांग्रेस के टिकट पर चूरू से लोकसभा चुनाव जीते। यानी चूरू की राजनीति में कस्वां परिवार की पकड़ कोई आज की बात नहीं है। और अब जरा पिछले कुछ समय की राजनीति को ध्यान से देखें तो अभी थोड़े दिन पहले राजगढ़ में एक जनप्रतिनिधि विशाल सम्मेलन जैसा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें चूरू जिले के सांसद, विधायक और कांग्रेस के राज्य स्तर के सभी नेता इकट्ठे हुए। हाँ, वही इकट्ठा हुए थे वही लोग जिन्हें आप देखकर समझ सकते हैं कि चूरू की राजनीति किस तरफ जा रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन राजनीति समझने वालों के लिए इशारा काफी होता है। हालांकि सरदार शहर के विधायक भी कांग्रेस से हैं, लेकिन वो उसमें नहीं थे। अब सवाल यह है कि उस कार्यक्रम में जो भाषण हुए, जो बातचीत हुई और जिस तरह की राजनीतिक मौजूदगी दिखाई दी, उससे क्या चूरू के आने वाली राजनीति का अंदाजा लगाया जा सकता है? क्योंकि राजनीति में हर कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम नहीं होता, कभी कभी एक कार्यक्रम आने वाले चुनाव की तैयारी भी होता है। और कई बार नेता मंच पर कुछ और बोल रहे होते हैं, लेकिन जमीन पर उनकी राजनीति कुछ और कह रही होती है। अब इसी के बीच कल सरदार शहर में चूरू जिले के सबसे बड़े भाजपा नेताओं में से एक राजेंद्र राठौड़ आए। एक सामाजिक कार्यक्रम था, प्रतिभा सम्मान समारोह। लेकिन राजनीति में कई बार सामाजिक कार्यक्रम भी राजनीतिक संदेश छोड़ जाते हैं। राजेंद्र राठौड़ ने वहां कुछ बातें कही, और उन बातों को अगर चूरू की मौजूदा राजनीति के साथ जोड़कर देखें तो कई सवाल खड़े होते हैं। उनके दिल में आज भी इस बात की बड़ी टीस दिखाई देती है कि वो तारानगर से चुनाव हार गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ तारानगर से चुनाव हारे थे, और उस हार के बाद चूरू की राजनीति में राहुल कस्वां और राठौड़ के बीच खींचतान का मुद्दा काफी चर्चा में रहा। और कहीं ना कहीं उनके बयानों से यह दर्द छलकता हुआ दिखाई देता है कि चूरू जिले में भाजपा की जो स्थिति है उसमें वो पूरी तरह खुश नहीं है। उन पर सामंतवादी और जातिवादी होने के आरोप लगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं जातिवादी होता तो चूरू जिले से, यानी मेरे गृह सीट से, भाजपा ने एक जाट नेता हरलाल सहारण को क्यों टिकट दिया और क्यों उन्हें विधायक बनाया। अब इस बात को आप अपने हिसाब से समझिए, लेकिन उनकी टीस कहीं ना कहीं साफ दिखाई देती है। और सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि क्या राहुल कस्वां को भाजपा नहीं छोड़ना चाहिए था? क्योंकि राहुल कस्वां आज केंद्र की राजनीति में है और राजेंद्र राठौड़ राज्य की राजनीति में। दोनों की राजनीति का मैदान अलग है, लेकिन चूरू एक ही है। और यही चूरू की राजनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक तरफ राहुल कस्वां, दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़। एक तरफ कांग्रेस की राजनीति है, दूसरी तरफ भाजपा की राजनीति। और इनके बीच जातीय समीकरण भी, स्थानीय समीकरण भी, और आने वाले परिसीमन का सवाल भी। यानी चौसर पर मोहरे बहुत है, लेकिन असली चाल बाकी है। अभी दूसरी तरफ राहुल कस्वां को देखिए। अगर आप पिछले कई महीनों से उनके सोशल मीडिया अकाउंट, उनके उठाए गए मुद्दे और मंत्रियों से उनकी मुलाकातों को देखें तो एक बात दिखाई देती है, उन्हें लगातार अलग अलग इलाकों के मुद्दे उठाए हैं। सड़क का मुद्दा हो, ओवरब्रिज का मुद्दा हो, जल संकट का मुद्दा हो, नहर की मरम्मत का मुद्दा हो, किसानों के बीमा क्लेम का मुद्दा हो। और इन मुद्दों में एक पैटर्न दिखाई देता है। तारानगर, राजगढ़, लोअर भादरा, हनुमानगढ़ बेल्ट, इन इलाकों से जुड़े मुद्दे बार बार दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप ढूंढने बैठेंगे तो रतनगढ़ या सुजानगढ़ की तरफ बहुत कम दिखाई देते हैं। और सरदार शहर, चूरू, ये क्षेत्र उनकी मांगों में उस तरह दिखाई नहीं देते हैं। अब इसे हम क्या समझे? क्या ये सिर्फ संयोग है? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि जिन इलाकों में समस्या ज्यादा है वहीं के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, या फिर आने वाले समय की राजनीति को ध्यान में रखकर जमीन तैयार की जा रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल कस्वां निश्चित तौर पर परिसीमन के बाद इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि चूरू जिले की सीटें निश्चित तौर पर इसी तरह बनेगी, क्योंकि अभी परिसीमन का अंतिम नक्शा सामने आया ही नहीं है।
लेकिन राजनीति में सवाल पूछने पर कोई टैक्स नहीं लगता और सवाल पूछना जरूरी भी है। अगर परिसीमन के बाद चूरू जिले का राजनीतिक नक्शा बदलता है तो कौन सा क्षेत्र किस सीट में जाएगा? क्या चूरू जिले में 2 विधानसभा सीटों का नया समीकरण बन सकता है? अगर ऐसा हुआ तो कौन सा इलाका किस सीट में जाएगा? और अगर कोई नेता आज से ही कुछ इलाकों में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ा रहा है तो क्या हमें उसे सिर्फ विकास के मुद्दे के तौर पर देखना चाहिए या फिर इसके पीछे आने वाले चुनाव की तैयारियां भी हो सकती है? यही राजनीति है और यही राजनीति की चौसर है, क्योंकि चुनाव जब सामने आता है तब दिखाई देता है, लेकिन असली तैयारी चुनाव से बहुत पहले शुरू हो जाती है। और अगर हम इसी चश्मे से चूरू की राजनीति को देखें तो कई चीज अपने आप समझ में आने लगती है। अब जरा चूरू से बाहर निकलकर पूरे उत्तरी राजस्थान की राजनीति को देखिए। यहां भी राजनीति की गोलबंदी शुरू हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उत्तरी राजस्थान में लगातार सक्रिय दिखाई देते हैं और उनकी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा उस सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश में दिखाई देता है जिस पर कांग्रेस लंबे समय से काम करती रही है। लेकिन सामने एक खिलाड़ी तैयार बैठा है, हनुमान बेनीवाल और आरएलपी, और यही वो जगह है जहां राजनीति और जातीय समीकरण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। एक पार्टी किसी वोट को अपने साथ जोड़ना चाहती है, दूसरी पार्टी उसी वोट को अपने साथ रखने की कोशिश कर रही है, और तीसरी तरफ स्थानीय नेता अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में लगे हैं। चूरू में भी इसकी झलक दिखाई देती है। शेखावाटी उत्तरी राजस्थान में पिछले कुछ समय में नेताओं और राजनीतिक दलों की गतिविधियां इसी बड़े समीकरण का हिस्सा बनती दिखाई देती है। अब आने वाले समय में राजस्थान में नगरपालिका, पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं। हर पार्टी तो जोर लगा ही रही है, लेकिन पार्टियों से ज्यादा वहां की लोकल लीडर और स्थानीय नेता जोर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर नेता चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा आदमी निकाय में आए, ग्राम पंचायतों में आए, पार्षद बने, प्रधान बने, चेयरमैन बने, और यही से असली राजनीति शुरू होती है। क्योंकि 2028 की राज्य की राजनीति और 2029 की केंद्र की राजनीति में ग्राम पंचायतें, निकाय, स्थानीय राजनीतिक नेटवर्क ही आधार बनेंगे। आज जो आदमी वार्ड में पार्षद बन रहा है, जो पंचायत में चुनाव जीत रहा है, जो गांव में अपनी पकड़ बना रहा है, वही कल विधानसभा चुनाव में किसी नेता के लिए वोट जुटाने वाला आदमी बनेगा। और यही वजह है कि स्थानीय चुनाव को सिर्फ स्थानीय चुनाव समझना राजनीतिक भूल होगी। यह आने वाली बड़ी राजनीति की नींव। आज पंचायत, कल विधानसभा और उसके बाद लोकसभा। चौसर छोटी है लेकिन खेल बड़ा है। अब वापस चूरू पर आइए। एक तरफ राहुल कसवा अपने राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़, जिनकी चूरू में लंबी राजनीतिक पारी रही है। भाजपा के अंदर भी स्थानीय समीकरण है। कांग्रेस अपने समीकरण मजबूत कर रही है, आरएलपी अपने लिए जगह तलाश रही है और जातीय स्तर पर भी राजनीतिक गोलबंदी चल रही है। ऐसे में परिसीमन अगर आता है तो सिर्फ सीटों की सीमा नहीं बदलेगी, राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे। किस नेता का इलाका मजबूत होगा, किस नेता का आधार कमजोर होगा, कौन सा गांव किस विधानसभा में जाएगा, कौन सा नेता किस इलाके का मजबूत हो, कौन सा नेता किस इलाके में मजबूत होगा और कौन सा नेता अचानक अपने पुराने इलाके से निकलकर नए इलाके में राजनीति करता दिखाई देगा। ये सारे सवाल आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और शायद इसीलिए आज जो चीज आम जनता को छोटी लग रही हो वो नेताओं के लिए बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि नेता जानते हैं कि चुनाव की तारीख आने के बाद जमीन तैयार नहीं होती, जमीन पहले तैयार करनी पड़ती है। आज किसी गांव में जाना है, आज किसी पंचायत के नेता से मिलना है, आज किसी स्थानीय कार्यक्रम में पहुंचना है, आज किसी सड़क की मांग उठानी है, आज किसी पुल की मांग करनी है, आज किसी मंत्री या किसान का मुद्दा उठाना है, और कल वही चीज चुनाव में राजनीतिक पूंजी बन जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चूरू की चौसर को सिर्फ आज के चुनाव से मत देखिए, इसे 2028 और 2029 की राजनीति से जोड़कर देखिए। क्योंकि जो नेता आज से अपनी जमीन देख रहा है, जरूरी नहीं कि वो आज के चुनाव के लिए ही देख रहा हो सकता है वो उस नक्शे को देख रहे हो जो अभी बना ही नहीं है, परिसीमन का नक्शा। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या चूरू में आने वाले समय में राजनीति का नक्शा बदलने वाला है? क्या 2 सीटों की चर्चा सिर्फ चर्चा है या इसके पीछे कोई राजनीतिक तैयारी भी चल रही है? क्या राहुल कसवा अपने लिए कोई नया राजनीतिक क्षेत्र तलाश रहे हैं? क्या राजेंद्र राठौड़ भाजपा के अंदर चूरू की राजनीति को लेकर कोई अलग संदेश दे रहे हैं? क्या कांग्रेस उत्तरी राजस्थान में अपने पुराने सामाजिक समीकरण को और मजबूत करना चाहती है? क्या आरएलपी उसी समीकरण में सेंध लगाने की तैयारी में है? और क्या पंचायत और निकाय चुनाव इन सब नेताओं के लिए 2028 और 2029 की राजनीति की पहली सीढ़ी बनने वाले हैं? इन सवालों के जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन संकेतों को पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि राजनीति में हर चीज घोषणा के बाद शुरू नहीं होती, कई बार घोषणा से बहुत पहले तैयारी शुरू हो जाती है।
और यही राजनीति की सबसे दिलचस्प बात है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन नेता क्या बोल रहा है, इतना ही नहीं, आपको यह भी देखना है कि कौन नेता कहां जा रहा है, किसके साथ जा रहा है और किस इलाके की बात कर रहा है और किस इलाके की बात नहीं कर रहा है, किस मुद्दे को बार बार उठा रहा है और किस मुद्दे से लगातार दूरी बना रहा है। क्योंकि राजनीति में कई बार जो बोला जाता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो होता है जो नहीं बोला जाता। और चूरू की चौसर पर अभी बहुत कुछ ऐसा है जो बोला नहीं गया है। मोहरे अपनी जगह पर रखे जा चुके हैं, कुछ मोहरे चले भी जा चुके हैं, लेकिन खेल की सबसे बड़ी चाल अभी बाकी है, परिसीमन। अगर परिसीमन के बाद चूरू का नक्शा बदलता है तो सिर्फ नक्शा नहीं बदलेगा, नेताओं के राजनीतिक रास्ते भी बदलेंगे। किसी को जमीन बढ़ेगी, किसी की जमीन घटेगी, किसी को नया इलाका मिलेगा, किसी को पुराना इलाका छोड़ना पड़ेगा। और शायद इसी वजह से आज की छोटी छोटी राजनीतिक गतिविधियों को कल की बड़ी राजनीति से जोड़कर देखना जरूरी है। क्योंकि राजनीति में जीत सिर्फ चुनाव वाले दिन नहीं होती, जीत की तैयारी बहुत पहले शुरू हो जाती है। और चूरू की चौसर पर लगता है कि तैयारी शुरू हो चुकी है। अब देखना सिर्फ इतना है कि अगली चाल कौन चलता है, राहुल कसवां, राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी या फिर कोई ऐसा स्थानीय खिलाड़ी जिसका नाम आज चर्चा में भी नहीं है। लेकिन शतरंज की बाजी में सबसे खतरनाक मोहरा हमेशा वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा दिखाई दे। कई बार असली खेल उस मोहरे का होता है जो चुपचाप आगे बढ़ रहा होता है। और चूरू की राजनीति में अभी सबसे बड़ा सवाल यही है। परिसीमन का नक्शा जब सामने आएगा तब पता चलेगा कि आज जो नेता अपनी चाल चल रहे हैं वो सच में विकास के लिए चल रहे थे या फिर आने वाली राजनीति की चौसर पर पहले ही बिछाई जा चुकी थी। क्योंकि चूरू में खेल सिर्फ आज की सीट का नहीं है, खेल आने वाली सीटों का है, खेल आने वाले चुनावों का है और सबसे बड़ी बात, खेल उस राजनीतिक जमीन का है जिस पर 2028 और 2029 की बाजी खेली जाएगी। चौसर बिछ चुकी है, मोहरे चल चुके हैं, अब सिर्फ इंतजार है अगली चाल का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय हिंद।